तो दोस्त मेरे कैसे पहले पहले तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि 2-3 दिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फीवर जो है बहुत ज़्यादा हो गया, 104 के करीब चल रहा था। अभी भी फीवर है लेकिन आपकी क्लास रिकॉर्ड करनी ज़रूरी है। और ये आपको जो है 25 को आपको अपलोड हो जाएगी, आज अपलोड नहीं हो पाएगी। थोड़ा नेट इशू है और अभी भी मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि 31 जुलाई तक आपको 6 चैप्टर कंफर्म आपको अपने चैनल पे मिल जाएंगे, आपके यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, सिर्फ उसको जाके व्यू करना है। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप टेलीग्राम पे मेंशन कीजिएगा, कोई ना कोई बच्चा समझा देगा जिसे समझ में आ गया होगा। अगर वो भी नहीं कर पाया तो जैसे ही मेरी थोड़ी तबीयत ठीक होती है तो मैं आपको सॉरी गाइज, मेरी जैसी तबीयत थोड़ी ठीक होती है तो मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। तो अपन अभी स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ी सी रहती है, ज़्यादा नहीं है ये चैप्टर, आज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अभी 35 से 40 मिनट का चैप्टर है और कुछ नहीं बचा हुआ, ठीक है। जो आपको चैप्टर 4 है वो आपको 26 जुलाई को मिल जाएगा। 27, 28 चैप्टर 5, 28, 29, 31, मतलब हमारे पास 3 दिन है। तो हम जो अगर कोई भी बड़ा चैप्टर लगेगा हमें, क्योंकि ये बड़ा है कि उसमें थोड़ा टाइम लगाना चाहिए, तो उसमें हम थोड़ा टाइम लगाएंगे, ठीक है सर। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ ऑडिट सर। ये मैंने बता दिया था लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ। देखिए सर, अगर मैं बात करता हूँ किसकी सर, टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस, किसकी बात कर रहा हूँ सर, टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है गाइज, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो नेचर किस तरह का है, किस तरह का सोर्स है, मतलब किस तरह का नेचर है, किस तरह का उसका सोर्स है, ठीक है सर। किस तरह का उसका नेचर है, किस तरह उसका सोर्स है, ठीक है, किस तरह का नेचर है। अच्छा, विजुअल है, विजुअल को तो आपको आईटी में पता होगा, आपको आईटी में ओरल है, डॉक्यूमेंटेशन है, इंटरनल है। आज ये ना वो हमारा दूसरे वाला आईपैड जा चुका है तो हम दुखी है, ठीक है। विजुअल, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, इंटरनल, एक्सटर्नल। अब जैसे हम डिपेंड ऑन नेचर की बात करते हैं सर, कि हमने रिटर्न में लिया है, ओरल में लिया है। पहली बात, रिटर्न हो गया डॉक्यूमेंटेशन, मैंने बोला है बाय स्पोकन बाय माउथ, तो वो होता है ओरल। और विजुअलाइजेशन, जैसे कि हमने कोई प्रोग्राम बना लिया तो उसको हमने क्या किया, पर्दे पे दिखा दिया। जैसे मूवीज आती है तो पर्दे पे दिखा रही हो, क्या विजुअलाइजेशन, एक तरह से हम सोच रहे हैं किसी चीज़ को। जैसे आईटी में इस विजुअलाइजेशन को आपको बहुत अच्छे से समझाया गया होगा, ठीक है। सोर्स जैसे कि इंटरनल मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, और एक्सटर्नल का मतलब बाहर से किसी मतलब नॉलेजेबल बंदे से हमने कोई इन्फॉर्मेशन ली है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या हमारे लिए सर ऑडिट एविडेंसेस है, ठीक है सर, ठीक है सर। आप कहते हैं कि रिलायबेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। सर रिलीवेंस का मतलब क्या है, रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, पहले रिलायबिलिटी का मतलब समझिए सर। रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स सोर्स एंड इट्स नेचर एंड द सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट इज ऑब्टेन। रिलायबिलिटी का मतलब है सर उस पर क्या हम विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पहली बात, मान लो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई एविडेंस है, हम उस पर विश्वास करेंगे, कैसे करेंगे सर, सीधी सी बात है, जो हमने एविडेंस ऑब्टेन किया है उसका सोर्स किस तरह का है, किस नेचर का है, किस सर्कमस्टांसिस में हमने वो एविडेंस मिला है, ठीक है गाइस। तो उससे हमारी लायबिलिटी इफेक्ट होती है, इन्फ्लुएंस होती है उसके सोर्स से, उसके नेचर से, मतलब जो क्या उस पर हम कितना विश्वास कर सकते हैं, क्या वो कितना अच्छा एविडेंस है। तो हम 3 चीज़ों से उसको इफेक्ट होता है, जैसे कि उसका सोर्स किस तरह का है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, ठीक है। इट्स नेचर, उसका किस तरह का, मतलब विजुअल है, ओरल है, डॉक्यूमेंटेशन है, किस तरह का, और कैसे सर्कमस्टांसेस हमने उसको ऑब्टेन किया है। रिलीवेंस डील्स विद द लॉजिकल कनेक्शन विद और बेयरिंग अपॉन द पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड वर अप्रोप्रिएट द एजर्शन अंडर कंसिडरेशन। रिलीवेंस किससे डील करता है सर, लॉजिकल कनेक्शन, क्या जो हमने ऑडिट एविडेंस, इसका क्या कनेक्शन है, कनेक्शन क्या है जो हमने, मान लो एक एग्जाम्पल आरोग्य सेतु ऐप है सर, ये क्या है, इसका क्या लॉजिकल है, इसका लॉजिक है कि जो सर एक्चुअल में केस है ना वो इस पर अपडेट हो रहे हैं, तो क्या है ये एक तरह से उसको शो अप कर रहा है, मतलब क्या कनेक्शन है ना, किस तरह का कनेक्शन है सर। ये सिर्फ कोविड के ही केस दिखाता है, लॉजिक है, क्योंकि वो उससे ही मतलब है, तो हमें एविडेंस उससे मिला तो उसी से मतलब है यार। लॉजिक जैसे तुम्हारे मैथ के फॉर्मूलाज है, कहते हैं कि ये फॉर्मूला लगेगा, इसके बिना सोल्व ही नहीं होगा, तो वही चीज़ें, ठीक है। बेरिंग अपॉन द पर्पज ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड वेयर अप्रोप्रिएट एजर्शंस अंडर कंसिडरेशन, मतलब जहाँ पर अप्रोप्रिएट सब कुछ मतलब परफेक्ट हो, ठीक है गाइस। इसमें मैं लाइन वाइन ही लगा रहा हूँ, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, रिलायबिलिटी कहता है कि देखो सर,
अगर मैं जाके इंडिपेंडेंट सोर्स से कोई एविडेंस ऑब्टेन करता हूँ तो सीधी सी बात है वो मोर रिलायबल है किसी भी एविडेंस से। अगर रिलेटेड कंट्रोल उससे, मैं पहला पॉइंट बता रहा हूँ सर, देखो मैं आज पेन यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा जो सॉफ्टवेयर है दूसरा है और इसको यूज़ करना मेरे को भी पता नहीं है कि किस तरह से, क्योंकि ये पूरी स्क्रीन पे आ जाता है। ठीक है सर। ऑब्टेन फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्स, मान लो एक हमने एक इकलौता बंदा उससे इंफॉर्मेशन ली तो ज़्यादा रिलायबल होगी, सीधी सी बात है। अगर रिलेटेड कंट्रोल अच्छे हैं, इंटरनल कंट्रोल अगर अच्छे हैं मतलब वो डिटेक्ट प्रोटेक्ट करेक्ट कर सकते हैं फ्रॉड्स को, क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट करेक्ट फ्रॉड को, मतलब अच्छी चीज़ें लगाई हुई है। ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द ऑडिटर, मान लो मैंने कहा क्लाइंट से कि भाई तू जाके एक काम कर, एविडेंस लिया, मतलब जो जो तुमने बुक ऑफ अकाउंट बना रखी है वो लिया मेरे लिए, ठीक है। अब मान लो वो लेके आएगा कुछ गड़बड़ कर रखी होगी या कुछ गड़बड़ कर सकता है, क्या कर सकता है, कुछ गड़बड़ वो कर सकता है वहां पे, ठीक है, क्या कर सकता है, कुछ गड़बड़ वो वहां पे कर सकता है, ठीक है सर। और मान लो मैं खुद लेने जा रहा हूँ तो उसमें क्या गड़बड़ कर लेगा वो, एक तो मैं सीधी सी बात कहूँगा भाई डॉक्यूमेंटेशन लेके आना, ओरल मत बोल, जो मुंह से बोल रहा तू तो फिर जाएगा। मान ले जो तूने बोला तो बाद में कहते कि मैंने तो नहीं बोला, तो मैं क्या कर लूँगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। अब मान लो मैंने उसको बोल दिया कि डॉक्यूमेंटेशन लेके आना, लेकिन वो क्या लिया है, उसकी फोटोकॉपी ले आया, तो मैं क्या बोलूँगा, नहीं सर फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल लेके आओ। क्योंकि रिलायबल कौन है, ओरिजिनल। ज़्यादा रिलायबल कौन है, ओरिजिनल। डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा रिलायबल है ओरल से। अच्छा ऑडिटर ज़्यादा अगर ऑडिटर डायरेक्टली ऑब्टेन करता है ज़्यादा रिलायबल है अगर वो किसी और से एविडेंस मंगाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं तो ज़्यादा रिलायबल है, अगर वो वीक हैं तो अच्छे नहीं है। इंटरनल इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं होगी अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे नहीं है, इंटरनल इन्फॉर्मेशन अच्छी होगी अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं, ठीक है। ये चीज़ थी। अब आती है सर, ये वैसे ऐसे हट ही गया है मेरे हिसाब से, मैंने जहाँ तक देखा, लेकिन ये आपको जो पॉइंट है ना मैं इस पर लगा ही देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। ये जो है ना सर, ये एससी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, सर ये जो है ना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 580 जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है ना, ये एक स्टेटमेंट होती है जो कि मैनेजमेंट के द्वारा लिख के दी जाती है, और ये किसको प्रोवाइड की जाती है सर, ऑडिटर को दी जाती है, टू कन्फर्म सर्टेन मैटर, मतलब कुछ मैटर्स पर, जैसे प्री कंडीशन है सर, क्या वो ऑडिटर क्या बोलेगा, क्या प्री कंडीशन एग्जिस्ट है, सर मैनेजमेंट बोलती है हाँ हाँ प्री कंडीशन एग्जिस्ट है, तो ऑडिटर क्या बोलता है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिख के दीजिए कि हाँ ऑल प्री कंडीशन आर एग्जिस्ट, और जो हमने अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं वो FRF के अकॉर्डिंग हमने अकाउंट मेंटेन किए हैं, फाइनेंस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, जो क्या एक फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये कौन लेता है, ऑडिटर को दी जाती है कंफर्म करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ऑडिट एविडेंस को। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं होता, पहली बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिप्रेजेंट, ठीक है। द अजर्शंस देयर इन और स्पोर्टिंग बुक एंड रिकॉर्ड्स, ये क्या होते हैं, अजर्शन होती है, स्पोर्टिंग बुक होती है, रिकॉर्डिंग्स होती है सर, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं कि जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है प्रोवाइड नेसेसरी ऑडिट एविडेंस, दे डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन देयर ओन। कहते हैं कि जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है वो जब भी एविडेंस के रूप में काम करती है, मतलब क्या बोला मैंने, जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट ने दी है वो एक तरह का ऑडिट एविडेंस के रूप में क्या करती है, काम करती है। ऑडिट एविडेंस के रूप में कैसे काम करती है सर, कहता है कि जब हमें दे डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑन देयर ओन, अगर वे खुद नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नेसेसरी ऑडिट एविडेंस, ये क्या प्रोवाइड करती है, नेसेसरी, जो कि बहुत जरूरी है। दे डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन देयर ओन, अगर वे खुद नहीं प्रोवाइड करा पाते तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या प्रोवाइड करती है, नेसेसरी ऑडिट एविडेंस, ऐसे पढ़िए इसे। अगर वे नहीं प्रोवाइड कराते कौन प्रोवाइड कराएगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कराती है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर्स आर ऑब्टेनिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंसेस टू रिस्पोंड एप्रोप्रिएटली। देखो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दो तरह के तो काम करती है, एक तो एविडेंस के रूप में भी काम आती है, एक सपोर्ट भी करती है और एक रिस्पॉन्स भी करती है, क्या करती है, अप्रोप्रिएटली का, ठीक है। बस 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 खत्म यार, बस इतना ही समझाना है आज मैंने, मेरी ज़्यादा तबीयत खराब है लेकिन मैं करूँगा बिल्कुल इतना। ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट विद अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल फाइनेंशियल, ये देखो 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 मैंने बोला ना कि ऑडिटर क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, ये देखो बड़ी ध्यान से देखो, ये क्या बोला मैंने, ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट विद अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, मैनेजमेंट की, फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नॉलेज ऑफ मैटर कंसर्न्स,
मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो है ही है, और जो उन्हें मैटर पता है, जो मैटर उन्हें पता है, मतलब जो फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, चाहे फाइनेंशियल हो नॉन फाइनेंशियल हो या कैसे भी मैटर हो, जो भी मैनेजमेंट को पता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है। और वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे मैनेजमेंट, ठीक है। और उसमें वो जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है उसमें लिखा हो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, और वे मैटर जो उसे पता है, बताने के लिए सर ऑडिटर को बताना है उसने, ठीक है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आर रिक्वेस्टेड फ्रॉम दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने अभी बोला रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किससे रिक्वेस्ट की जाती है, उन बंदों से जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रिपेयर करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू प्रोवाइड अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। मैंने देख, पहले ऑडिटर ने क्या करी, रिक्वेस्ट करी किसको, मैनेजमेंट को, विद अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में फॉर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड नॉलेज ऑफ द मैटर कंसर्न्स, और जो उससे रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो रिलेटेड मैटर है, जो भी नॉलेज है वो भी। फिर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आर रिक्वायर, किससे रिक्वायर है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन से। जो कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है प्रेजेंटेशन के लिए, प्रिपरेशन के लिए। ऑडिटर ने फिर क्या की सर, ऑडिटर ने सॉरी ऑडिटर ने फिर क्या की, ऑडिटर ने रिक्वेस्ट की मैनेजमेंट को कि आप एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दीजिए जो क्या फुलफिल करे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अगर हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लें, जैसे अभी डिलोइट का केस आया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सर, डिलोइट का 25 लाख की पेनल्टी लगी है उस बंदे को, ठीक है सर, सैन जी हैं, और उनको 7 साल के लिए ऑडिटर के लिए मना कर दिया गया है, ठीक है सर। अब एक्चुअल में वो है नहीं है, अभी देखो उन्होंने तो मान लिया ना, लेकिन डिलोइट अभी उसे डिनाई कर रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमने पूरा हर एक चीज़ को अप्लाई किया। एक्चुअल में वो केस क्या है कि आपने स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग को अप्लाई नहीं किया, जबकि डिलोइट कह रही है कि हमने अप्लाई किया है, अभी हमें टाइम दीजिए। लेकिन नफरा ने उससे पहले उसको क्या कर दिया, बता दिया, मतलब डिफॉल्ट ही बता दिया, ठीक है सर। तो पहली बात है, ऑडिटर जब भी जाएगा वो क्या लेगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसकी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वो किस मतलब रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, प्रिपेयर करने में, प्रेजेंटेशन में ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ऑडिटर क्या करेगा, फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड पॉइंट के साथ में, फुलफिलमेंट के साथ में, ठीक है सर। अब आपका 580 खत्म हो चुका है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। मैनेजमेंट देगा किसको, ऑडिटर को देगा। मैनेजमेंट आया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लाया, किसको दी, ऑडिटर को दी। क्यों दी, क्योंकि कुछ मैटर थे जो उसमें लिखे हुए थे या फिर वो ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस में सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में इन दिस कंटेक्स्ट डज नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द असर्शंस देयरिन, ये और सपोर्टिंग बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, मतलब ये इसमें इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। फिर हमने बात की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, सपोर्ट अदर एविडेंस, रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, ठीक है। फिर हमने 3 चीजें बात की, ऑडिटर रिक्वेस्ट करता है मैनेजमेंट को रिप्रेजेंटेशन के लिए विद अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड नॉलेज ऑफ अदर मैटर कंसर्न। फिर वो रिक्वेस्ट करता है, मतलब रिस्पॉन्सिबल जो है, फ्रॉम दोज, उनसे जो कि रिस्पॉन्सिबल है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। ऑडिटर फिर रिक्वेस्ट करता है मैनेजमेंट को प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन दैट इट फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आता है 501, बस खत्म हो गया भाई साहब, खत्म हो गया, इतना ही चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग दी स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम। भाई स्पेसिफिक कंसिडरेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, और सिलेक्टेड आइटम फॉर सिलेक्टिंग आइटम के लिए क्यों। भाई देखो कुछ आइटम्स होते हैं जो कि मटेरियल होते हैं, मैंने आपको बोला था SC 300 के अंदर, 330 के अंदर, 315 के अंदर होता है RMM, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट्स। ऐसे ही कुछ मटेरियल आइटम होता है जिनको ऑडिटर को क्या करता है, एक स्पेसिफिक कंसीडरेशन, मतलब कंसीडरेशन लेना पड़ता है कुछ सिलेक्टेड आइटम्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि एग्जिस्टेंट कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, मतलब हमारे पास जो मटेरियल पड़ा है उसकी क्या कंडीशन है और कितनी क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है सर। कंडीशन क्या है उसकी और कितनी क्वांटिटी में हमारे पास वो मटेरियल जो है अवेलेबल है। कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम इन्वॉल्विंग द आइडेंटिटी, क्या लिटिगेशंस हैं, क्या क्लेम्स है, वो सब चेक करना है। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, सेगमेंट का पता है आपको AS 17 के अंदर है,
सेगमेंट रिपोर्टिंग, तो वो चीज़ है, ठीक है। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। प्रेजेंट, सीधी सी बात है, तीन चीज, एग्जिस्टेंट कंडीशन, कंप्लीटेशन ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम इन्वॉल्विंग द आइडेंटिटी, एंड थर्ड इट इज प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, किसके अकॉर्डिंग एप्लीकेबल FRF, एंड इट इज फिनिश। सो हम यहाँ पे एक चीज कहेंगे आपको, थैंक यू, प्लीज सीखते रहिएगा, और सॉरी फॉर दैट कि हम बीच में नहीं कर पाए, उसके लिए माफ़ कीजिएगा सर। अपना प्यार ऐसे बनाए रखिएगा हमारे पास साथ में, ठीक है। बस इतनी सी दुआ करते हैं, साथ में रहिएगा, बड़ी जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल अच्छे से करेंगे। अगर कोई डाउट लगता है आपको तो टेलीग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिए, एक दूसरे बच्चे हेल्प कीजिए एक दूसरे की, और प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइएगा इस, मतलब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आप नहीं कर रहे। देखो मेरे को अभी फीवर और मैं फिर भी कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो। मैंने लेक्चर 3 का 1 पूरा पार्ट डाला, देखा कितने बंदों ने, कंप्लीटली मेरे को बताओ कितने बंदों ने देखा, एक ने भी नहीं देखा सर। अगर आप नहीं करना चाहते तो बोल दो सर, देखो अगर आप नहीं करना चाहते तो बोल दो, ठीक है, ओके, कोई नहीं, थैंक यू सर, बाय बाय। तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। पहले तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि 2-3 दिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, फीवर जो है बहुत ज़्यादा हो गया, 104 के करीब चल रहा था। अभी भी फीवर है, लेकिन आपकी क्लास रिकॉर्ड करनी ज़रूरी है, और ये आपको जो है 25 को आपको अपलोड हो जाएगी, आज अपलोड नहीं हो पाएगी, थोड़ा नेट इशू है, और अभी भी मेरी तबीयत ख़राब है। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि 31 जुलाई तक आपको 6 चैप्टर कंफर्म आपको अपने चैनल पे मिल जाएंगे, आपके यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, सिर्फ उसको जाके व्यू करना है। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप टेलीग्राम पे मेंशन कीजिएगा, कोई ना कोई बच्चा समझा देगा जिसे समझ में आ गया होगा। अगर वो भी नहीं कर पाया तो जैसे ही मेरी थोड़ी तबीयत ठीक होती है तो मैं आपको सॉरी गाइज, मेरी जैसी तबीयत थोड़ी ठीक होती है तो मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। तो अपन अभी स्टार्ट करते हैं, ये थोड़ी सी रहती है, ज़्यादा नहीं है ये चैप्टर, आज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अभी 35 से 40 मिनट का चैप्टर है और कुछ नहीं बचा हुआ, ठीक है। जो आपको चैप्टर 4 है वो आपको 26 जुलाई को मिल जाएगा, 27, 28 चैप्टर 5, 28, 29, 31, मतलब हमारे पास 3 दिन है। तो हम जो अगर कोई भी बड़ा चैप्टर लगेगा हमें, क्योंकि ये बड़ा है कि उसमें थोड़ा टाइम लगाना चाहिए, तो उसमें हम थोड़ा टाइम लगाएंगे, ठीक है सर। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ ऑडिट्स। ये मैंने बता दिया था, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ। देखिए सर, अगर मैं बात करता हूँ किसकी सर, टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस, किसकी बात कर रहा हूँ सर, टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है गाइस, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो नेचर किस तरह का है, किस तरह का सोर्स है, मतलब किस तरह का नेचर है, किस तरह का उसका सोर्स है, ठीक है सर। किस तरह का उसका नेचर है, किस तरह उसका सोर्स है, ठीक है, किस तरह का नेचर है। अच्छा, विजुअल है, विजुअल को तो आपको आईटी में पता होगा, आपको आईटी में ओरल है, डॉक्यूमेंटेशन है, इंटरनल है। आज ये ना वो हमारा दूसरे वाला आईपैड जा चुका है तो हम दुखी है, ठीक है। विजुअल, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, इंटरनल, एक्सटर्नल। अब जैसे हम डिपेंड ऑन नेचर की बात करते हैं सर, कि हमने रिटर्न में लिया है, ओरल में लिया है। पहली बात, रिटर्न हो गया डॉक्यूमेंटेशन, मैंने बोला है बाय स्पोकन, बाय माउथ, तो वो होता है ओरल। और विजुअलाइजेशन, जैसे कि हमने कोई प्रोग्राम बना लिया तो उसको हमने क्या किया, पर्दे पे दिखा दिया। जैसे मूवीज आती हो तो पर्दे पे दिखा रही हो, क्या विजुअलाइजेशन, एक तरह से हम सोच रहे हैं किसी चीज़ को। जैसे आईटी में इस विजुअलाइजेशन को आपको बहुत अच्छे से समझाया गया होगा, ठीक है। सोर्स जैसे कि इंटरनल मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, और एक्सटर्नल का मतलब बाहर से, किसी मतलब नॉलेजेबल बंदे से हमने कोई इन्फॉर्मेशन ली है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो कि हमारे लिए सर ऑडिट एविडेंसेस है, ठीक है सर, ठीक है सर। आप कहते हैं कि रिलायबेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। सर रिलीवेंस का मतलब क्या है, रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, पहले रिलायबिलिटी का मतलब समझिए सर। रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स सोर्स एंड इट्स नेचर एंड द सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट इज ऑब्टेन। रिलायबिलिटी का मतलब है सर उस पर क्या हम विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पहली बात, मान लो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई एविडेंस है, हम उस पर विश्वास करेंगे, कैसे करेंगे सर, सीधी सी बात है, जो हमने एविडेंस ऑब्टेन किया है उसका सोर्स किस तरह का है, किस नेचर का है, किस सर्कमस्टांसिस में हमने वो एविडेंस मिला है, ठीक है गाइस। तो उससे हमारी लायबिलिटी इफेक्ट होती है, इन्फ्लुएंस होती है उसके सोर्स से, उसके नेचर से, मतलब जो क्या उस पर हम कितना विश्वास कर सकते हैं, क्या वो कितना
अच्छा एविडेंस है, तो हम तीन चीज़ों से उसको इफेक्ट होता है, जैसे कि उसका सोर्स किस तरह का है, इंटरनल है एक्सटर्नल है, ठीक है, इट्स नेचर उसका किस तरह का, मतलब विजुअल है, ओरल है, डॉक्यूमेंटेशन है, किस तरह का, और कैसे सर्कमस्टांसेस हमने उसको ऑब्टेन किया है। रिलीवेंस डील्स विद द लॉजिकल कनेक्शन विद और बेयरिंग अपॉन द पर्पज ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड वर अप्रोप्रिएट एजर्शन द एजर्शन अंडर कंसिडरेशन। रिलीवेंस किससे डील करता है सर, लॉजिकल कनेक्शन, क्या जो हमने ऑडिट एविडेंस, इसका क्या कनेक्शन है, कनेक्शन क्या है जो हमने मान लो एक एग्जाम्पल आरोग्य सेतु ऐप है सर, ये क्या है, इसका क्या लॉजिकल है, इसका लॉजिक है कि जो जो सर एक्चुअल में केस है ना वो इस पर अपडेट हो रहे हैं, तो क्या है ये एक तरह से उसको शो अप कर रहा है, मतलब क्या कनेक्शन है ना, किस तरह का कनेक्शन है सर, ये सिर्फ कोविड के ही केस दिखाता है, लॉजिक है क्योंकि वो उससे ही मतलब है, तो हमें एविडेंस उससे मिला तो उसी से मतलब है यार। लॉजिक जैसे तुम्हारे मैथ के फॉर्मूलाज हैं, कहते हैं कि ये फॉर्मूला लगेगा इसके बिना सोल्व ही नहीं होगा, तो वही चीज़ें, ठीक है, बेरिंग अपॉन द पर्पज ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड वेयर अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स अंडर कंसिडरेशन, मतलब जहाँ पर अप्रोप्रिएट सब कुछ मतलब परफेक्ट हो, ठीक है गाइस, इसमें मैं लाइन वाइन ही लगा रहा हूँ, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, रिलायबिलिटी कहता है कि देखो सर, अगर मैं जाके इंडिपेंडेंट सोर्स से कोई एविडेंस ऑब्टेन करता हूँ तो सीधी सी बात है वो मोर रिलायबल है किसी भी एविडेंस से। अगर रिलेटेड कंट्रोल उससे, मैं पहला पॉइंट बता रहा हूँ सर, देखो मैं आज पेन यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा जो सॉफ्टवेयर है दूसरा है और इसको यूज़ करना मेरे को भी पता नहीं है कि किस तरह से, क्योंकि ये पूरी स्क्रीन पे आ जाता है, ठीक है सर। ऑब्टेन फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्स, मान लो एक हमने एक इकलौता बंदा उससे इन्फॉर्मेशन ली तो ज़्यादा रिलायबल होगी, सीधी सी बात है। अगर रिलेटेड कंट्रोल अच्छे हैं, इंटरनल कंट्रोल अगर अच्छे हैं, मतलब वो डिटेक्ट प्रोटेक्ट करेक्ट कर सकते हैं फ्रॉड्स को, क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट करेक्ट फ्रॉड को, मतलब अच्छी चीज़ें लगाई हुई है। ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द ऑडिटर, मान लो मैंने कहा क्लाइंट से कि भाई तू जाके एक काम कर, एविडेंस लिया, मतलब जो जो तुमने बुक ऑफ अकाउंट बना रखी है वो लिया मेरे लिए, ठीक है। अब मान लो वो लेके आएगा कुछ गड़बड़ कर रखी होगी या कुछ गड़बड़ कर सकता है, क्या कर सकता है, कुछ गड़बड़ वो कर सकता है वहाँ पे, ठीक है, क्या कर सकता है, कुछ गड़बड़ वो वहाँ पे कर सकता है, ठीक है सर। और मान लो मैं खुद लेने जा रहा हूँ तो उसमें क्या गड़बड़ कर लेगा वो, एक तो मैं सीधी सी बात कहूँगा भाई डॉक्यूमेंटेशन लेके आना, ओरल मत बोल, जो मुँह से बोल रहा तू तो फिर जाएगा, मान ले जो तूने बोला तो बाद में कहते कि मैंने तो नहीं बोला, तो मैं क्या कर लूँगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। अब मान लो मैंने उसको बोल दिया कि डॉक्यूमेंटेशन लेके आना, लेकिन वो क्या लिया है, उसकी फोटो कॉपी लिया आया, तो मैं क्या बोलूँगा, नहीं सर फोटो कॉपी नहीं, ओरिजिनल लेके आओ, क्योंकि रिलायबल कौन है, ओरिजिनल, ज़्यादा रिलायबल कौन है, ओरिजिनल, डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा रिलायबल है ओरल से। अच्छा, ऑडिटर ज़्यादा अगर ऑडिटर डायरेक्टली ऑब्टेन करता है ज़्यादा रिलायबल है अगर वो किसी और से एविडेंस मंगाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं तो ज़्यादा रिलायबल है, अगर वो वीक हैं तो अच्छे नहीं है, इंटरनल इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं होगी अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे नहीं है, इंटरनल इन्फॉर्मेशन अच्छी होगी अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं, ठीक है, ये चीज़ थी। अब आती है सर, ये वैसे ऐसे हट ही गया है मेरे हिसाब से, मैंने जहाँ तक देखा, लेकिन ये आपको जो पॉइंट है ना मैं इस पर लगा ही देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। ये जो है ना सर, ये ऐसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, सर ये जो है ना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 580 जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है ना, ये एक स्टेटमेंट होती है जो कि मैनेजमेंट के द्वारा लिख के दी जाती है, और ये किसको प्रोवाइड की जाती है सर, ऑडिटर को दी जाती है, टू कन्फर्म सर्टेन मैटर, मतलब कुछ मैटर्स पर, जैसे प्री कंडीशन है सर, क्या वो ऑडिटर क्या बोलेगा, क्या प्री कंडीशन एग्जिस्ट है, सर मैनेजमेंट बोलती है हाँ हाँ प्री कंडीशन एग्जिस्ट है, तो ऑडिटर क्या बोलता है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिख के दीजिए कि हाँ ऑल प्री कंडीशन आर एग्जिस्ट, और जो हमने अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं वो एफआरएफ के अकॉर्डिंग हमने अकाउंट मेंटेन किए हैं, फाइनेंस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, जो क्या एक फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये कौन लेता है, ऑडिटर को दी जाती है कंफर्म करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ऑडिट एविडेंस को। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं होता, पहली बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिप्रेजेंट, ठीक है। द अजर्शंस देयर इन और स्पोर्टिंग बुक एंड रिकॉर्ड्स, ये क्या होते हैं, अजर्शन होती है, स्पोर्टिंग बुक होती है, रिकॉर्डिंग्स होती है सर, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं कि जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है प्रोवाइड नेसेसरी ऑडिट एविडेंस, दे डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन देयर ओन। कहते हैं कि जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है वो जब भी एविडेंस के रूप में काम करती है, मतलब क्या बोला मैंने, जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट ने दी है वो एक तरह का ऑडिट एविडेंस के रूप में क्या करती है, काम करती है,
ऑडिट एविडेंस के रूप में कैसे काम करती है सर? कहता है कि जब हमें दे डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑन देयर ओन, अगर वे खुद नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं तो रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नेसेसरी ऑडिट एविडेंस। ये क्या प्रोवाइड करती है? नेसेसरी, जो कि बहुत जरूरी है। दे डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन देयर ओन, अगर वे खुद नहीं प्रोवाइड करा पाते तो रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या प्रोवाइड करती है? नेसेसरी ऑडिट एविडेंस। ऐसे पढ़िए इसे। अगर वे नहीं प्रोवाइड कराते कौन प्रोवाइड कराएगा? रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कराती है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का? ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर्स आर ऑब्टेनिंग रिटन रिप्रेजेंटेशन, सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंसेस टू रिस्पोंड अप्रोप्रिएटली। देखो रिटन रिप्रेजेंटेशन दो तरह के तो काम करती है। एक तो एविडेंस के रूप में भी काम आती है, एक सपोर्ट भी करती है और एक रिस्पॉन्स भी करती है। क्या करती है? अप्रोप्रिएटली का। ठीक है, बस 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 खत्म यार, बस इतना ही समझाना है आज मैंने। मेरी ज़्यादा तबीयत खराब है लेकिन मैं करूँगा बिल्कुल इतना। ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट विद अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल फाइनेंशियल। ये देखो देखो देखो, मैंने बोला ना कि ऑडिटर क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। ये देखो बड़ी ध्यान से देखो, ये क्या बोला मैंने? ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट विद अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? मैनेजमेंट की। फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नॉलेज ऑफ मैटर कंसर्न्स, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो है ही है, और जो उन्हें मैटर पता है, जो मैटर उन्हें पता है, मतलब जो फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, चाहे फाइनेंशियल हो नॉन फाइनेंशियल हो या कैसे भी मैटर हो, जो भी मैनेजमेंट को पता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है। और वो क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा कि रिटन रिप्रेजेंटेशन दे मैनेजमेंट। ठीक है, और उसमें वो रिटन जो रिटन रिप्रेजेंटेशन है उसमें लिखा हो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, और वे मैटर जो उसे पता है बताने के लिए सर ऑडिटर को बताना है उसने। ठीक है, रिटन रिप्रेजेंटेशन आर रिक्वेस्टेड फ्रॉम दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने अभी बोला रिटन रिप्रेजेंटेशन किससे रिक्वेस्ट की जाती है? उन बंदों से जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रिपेयर करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट, द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू प्रोवाइड अ रिटन रिप्रेजेंटेशन। मैंने देख पहले ऑडिटर ने क्या करी? रिक्वेस्ट करी किसको? मैनेजमेंट को, विद अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में फॉर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड नॉलेज ऑफ द मैटर कंसर्न्स, और जो उससे रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो रिलेटेड मैटर है, जो भी नॉलेज है वो भी। फिर रिटन रिप्रेजेंटेशन आर रिक्वायर, किससे रिक्वायर है? रिस्पॉन्सिबल पर्सन से। जो कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है प्रेजेंटेशन के लिए, प्रिपरेशन के लिए? ऑडिटर ने फिर क्या की सर? ऑडिटर ने सॉरी ऑडिटर ने फिर क्या की? ऑडिटर ने रिक्वेस्ट की मैनेजमेंट को कि आप एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दीजिए जो क्या फुलफिल करे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अगर हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लें, जैसे अभी डिलोइट का केस आया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सर डिलोइट का, 25 लाख की पेनल्टी लगी है उस बंदे को। ठीक है सर, सैन जी हैं, और उनको 7 साल के लिए ऑडिटर के लिए मना कर दिया गया है। ठीक है सर, अब एक्चुअल में वो है नहीं है, अभी देखो उन्होंने तो मान लिया ना, लेकिन डिलोइट अभी उसे डिनाई कर रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमने पूरा हर एक चीज़ को अप्लाई किया। एक्चुअल में वो केस क्या है कि आपने स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग को अप्लाई नहीं किया, जबकि डिलोइट कह रही है कि हमने अप्लाई किया है, अभी हमें टाइम दीजिए। लेकिन नफरा ने उससे पहले उसको क्या कर दिया? बता दिया, मतलब डिफ़ॉल्ट ही बता दिया। ठीक है सर, तो पहली बात है ऑडिटर जब भी जाएगा वो क्या लेगा? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसकी? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वो किस मतलब रिस्पॉन्सिबल क्या होगा? प्रिपेयर करने में, प्रेजेंटेशन में ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ऑडिटर क्या करेगा? फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड पॉइंट के साथ में, फुलफिलमेंट के साथ में। ठीक है सर, अब आपका 580 खत्म हो चुका है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। मैनेजमेंट देगा किसको? ऑडिटर को देगा। मैनेजमेंट आया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लाया, किसको दी? ऑडिटर को दी। क्यों दी? क्योंकि कुछ मैटर थे जो उसमें लिखे हुए थे या फिर वो ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस में सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में इन दिस कंटेक्स्ट डज नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द अजर्शंस देयर इन, ये और सपोर्टिंग बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, मतलब ये इसमें इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, फिर हमने बात की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, सपोर्ट अदर एविडेंस, रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। ठीक है, फिर हमने 3 चीज़ें बात की। ऑडिटर रिक्वेस्ट करता है मैनेजमेंट को रिप्रेजेंटेशन के लिए विद अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड
नॉलेज ऑफ अदर मैटर कंसर्न। फिर वो रिक्वेस्ट करता है, मतलब रिस्पॉन्सिबल जो है फ्रॉम दोज, उनसे जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। ऑडिटर फिर रिक्वेस्ट करता है मैनेजमेंट को प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन दैट इट फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आता है 501, 500, 501, बस खत्म हो गया भाई साहब, खत्म हो गया, इतना ही चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग दी स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम। भाई स्पेसिफिक कंसिडरेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, और सिलेक्टेड आइटम फॉर सिलेक्टिंग आइटम के लिए क्यों? भाई देखो कुछ आइटम्स होते हैं जो कि मटेरियल होते हैं, मैंने आपको बोला था SC 300 के अंदर, 330 के अंदर, 315 के अंदर होता है RMM, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। ऐसे ही कुछ मटेरियल आइटम होता है जिनको ऑडिटर को क्या करता है, एक स्पेसिफिक कंसीडरेशन, मतलब कंसीडरेशन लेना पड़ता है कुछ सिलेक्टेड आइटम्स का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि एक्जिस्टेंट कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, मतलब हमारे पास जो मटेरियल पड़ा है उसकी क्या कंडीशन है और कितनी क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है सर, कंडीशन क्या है उसकी और कितनी क्वांटिटी में हमारे पास वो मटेरियल जो है अवेलेबल है। कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम इन्वॉल्विंग द आइडेंटिटी, क्या लिटिगेशंस हैं, क्या क्लेम्स हैं, वो सब चेक करना है। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, सेगमेंट का पता है आपको AS 17 के अंदर है सेगमेंट रिपोर्टिंग, तो वो चीज़ है। ठीक है, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। प्रेजेंट सीधी सी बात है, तीन चीज़, एग्जिस्टेंट कंडीशन, कंप्लीटेशन ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम इन्वॉल्विंग द आइडेंटिटी, एंड थर्ड इट इज प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, किसके अकॉर्डिंग एप्लीकेबल FRF, एंड इट इज फिनिश। सो हम यहाँ पे एक चीज़ कहेंगे आपको, थैंक यू, प्लीज़ सीखते रहिएगा, और सॉरी फॉर दैट कि हम बीच में नहीं कर पाए, उसके लिए माफ़ कीजिएगा सर। अपना प्यार ऐसे बनाए रखिएगा हमारे पास साथ में, ठीक है। बस इतनी सी दुआ करते हैं, साथ में रहिएगा, बड़ी जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल अच्छे से करेंगे। अगर कोई डाउट लगता है आपको तो टेलीग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिए, एक दूसरे बच्चे हेल्प कीजिए एक दूसरे की, और प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइएगा इस, मतलब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आप नहीं कर रहे। देखो मेरे को अभी फीवर और मैं फिर भी कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो। मैंने लेक्चर 3 का 1 पूरा पार्ट डाला, देखा कितने बंदों ने कंप्लीटली, मेरे को बताओ कितने बंदों ने देखा, एक ने भी नहीं देखा सर। अगर आप नहीं करना चाहते तो बोल दो सर, देखो अगर आप नहीं करना चाहते तो बोल दो, ठीक है, ओके, कोई नहीं, थैंक यू सर, बाय बाय।